हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, यदि आप लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। ये सारे प्रैक्टिस सेट जितने भी हम कराएंगे वो आयोग द्वारा पूछे गए पेपर का प्रैक्टिस सेट होगा। इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसके साथ साथ क्या और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हैंड रिटन है, आपको समझाएंगे, आप यहाँ पर समझेंगे, सुनेंगे, सुनने से भी याद होगा और फिर आपको हम पीडीएफ भी इसकी दे देंगे, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप किताब से भी पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ आप किताब भी पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर की। बुक से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन बुक में नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बुक पे नहीं है, जो आयोग पूछता है, तो वो इसके थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी बुक को रिवीजन करते रहिए और ये जो सेट हम करा रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, रिवीजन होगा, पीडीएफ भी इसके आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया, और ये जो प्रैक्टिस सेट आज का है ये जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था, हुआ था, उसका पेपर है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि के-मींस एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है। ये जो के-मींस एल्गोरिदम है ये किस प्रकार का एक एल्गोरिदम है, यहाँ पर ये पूछा था। ठीक है, तो के-मींस एल्गोरिदम एक आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? के-मींस एल्गोरिदम आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आखिर ये के-मींस एल्गोरिदम है क्या? ठीक है, तो के-मींस एल्गोरिदम एक इस प्रकार का एल्गोरिदम है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डेटा को हम सॉल्व करते हैं जिसमें डॉटेड डेटा होता है। ठीक है, इस तरह से ये जो कोई डॉटेड डेटा है, ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तब इसको, तो इसको के फॉर्म में सॉल्व करते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये डोटा डेटेड इस तरह से हो जाता है, यानी कि ये एक आपका के की तरह बन जाता है ना। तो ये क्या करता है, डॉटेड डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉल्व करता है। कुल मिला के इसके बारे में इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये के-मींस एल्गोरिदम एक आपका मशीन लर्निंग क्लस्टरिंग है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम समझते हैं कि ये एल्गोरिदम है क्या। ठीक, ये तो एक प्रोसेस है, एक मेथड है। के-मींस एक डेटा को सॉल्व करने का एक मेथड है। आखिर अब ये हम समझेंगे, टर्म आया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है इसको समझते हैं। एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस। एल्गोरिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी चीज को सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की एक प्रक्रिया एल्गोरिदम कहलाती है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए, वांछित का मतलब है डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं कि हमें ये परिणाम चाहिए, प्राप्त करने के लिए बनाई गई चरणबद्ध या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं को का समूह आपका एल्गोरिदम कहलाता है ना। कोई चीज आप चाहते हैं, जैसे कि अगर हम इसको जनरल एग्जांपल के माध्यम से सीखें, आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए एक कोई तो प्रक्रिया होगी कि डायरेक्ट घर बना दोगे। पहले आप क्या करेंगे, उसकी न्यास खोदेंगे, उसको न्यास को भरेंगे, धीरे धीरे दीवार उठाएंगे, है ना। फिर ऐसे ऐसे कर कर हम लोग जाएंगे, तो एक प्रोसेस होता है, यही आपका एल्गोरिदम कहलाता है। समझ में आया कि एल्गोरिदम क्या होता है? किसी चीज को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, वो आपका क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये छोटे छोटे अनुदेशों का एक समूह होता है ना। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पहले ये करना, फिर ये करना, तो वो आपका क्या आता है, एल्गोरिदम कहलाता है। उम्मीद करता हूँ एल्गोरिदम क्या होता है आप ये समझ चुके होंगे। इसके अलावा एल्गोरिदम के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। तो संरचना के आधार पर एल्गोरिदम को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है गया? एल्गोरिदम को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला जो भाग होता है वो होता है अनुक्रम एल्गोरिदम, जिसे हम सीक्वेंस एल्गोरिदम कहते हैं। नाम में ही आ रहा है सीक्वेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समस्या को सॉल्व करते हैं, वो आपका अनुक्रम एल्गोरिदम कहलाता है। दूसरा है आपका ब्रांचिंग एल्गोरिदम, इंपॉर्टेंट है। ब्रांचिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, इसमें ये याद रखें कि इफ और देन, यानी कि यदि और तब, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, है ना। जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो इफ एंड देन का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका ब्रांचिंग एल्गोरिदम होता है। याद रखेंगे ब्रांचिंग एल्गोरिदम को इफ और देन समस्याओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसको चयन प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसको चयन प्रक्रिया भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रकार है आपका लूप एल्गोरिदम। लूप एल्गोरिदम क्या होता है?
इसमें प्रक्रिया का एक निश्चित स्थिति के अंतर्गत बार-बार निष्पादित किया जाता है। निष्पादित का मतलब बार-बार एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, बार-बार कार्य किया जाता है। इसे फॉर अथवा व्हाइल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, फॉर अथवा व्हाइल द्वारा किस एल्गोरिदम को प्रदर्शित किया जाता है? लूप एल्गोरिदम को प्रदर्शित किया जाता है, याद रखेंगे। इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बार-बार होता है, तो इसे रिकरिंग टाइप भी कहते हैं या पुनरावृत्ति प्रकार भी कहा जाता है। क्लियर है? इम्पोर्टेंट है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट बिंदु क्या है? ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मीन्स एल्गोरिदम क्या था? जी, ये आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम था। ठीक, तो अगर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की बात करें, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में 4 प्रकार आ जाते हैं। एक आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, दूसरा आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो प्रश्न में पूछा गया था, तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और चौथा होता है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की हम बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सुपरवाइज्ड होता है लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और चौथा होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, इसके अंतर्गत कौन-कौन से एल्गोरिदम आ जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लीनियर रिग्रेसिव एल्गोरिदम किस प्रकार का लर्निंग का एल्गोरिदम है? तो ये आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए लॉजिस्टिक रिग्रेसिव एल्गोरिदम किस प्रकार का है? ये भी आपका सुपरवाइज्ड है। डिसीजन ट्रीज की बात करें तो डिसीजन ट्रीज एक आपका एल्गोरिदम है, ये एक समस्या का सोल्व करने का एक तरीका है, तो ये आपका सुपरवाइज्ड होता है। भाई रैंडम फॉरेस्ट की बात करें, ये भी आपका सुपरवाइज्ड होता है। नैब वाइस की बात करें तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, इस बात को याद रखेंगे। केएनएन की बात करें तो केएनएन आपका इस प्रकार का सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे। इसके अलावा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत आप याद रखेंगे के मींस क्लस्टरिंग, यानी कि के मींस एल्गोरिदम आपका किस प्रकार का अनसुपरवाइज्ड, ये तो प्रश्न में पूछा था। इसके अलावा अनसुपरवाइज्ड में आपका एप्रियोरी आता है, एप्रियोरी आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम पॉइंट की बात करें, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत कौन कौन से एल्गोरिदम आ जाते हैं? तो आप याद रखेंगे सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ ट्रेनिंग आपका सेमी सुपरवाइज्ड है, ठीक है। सेल्फ आपका सेमी सुपरवाइज्ड है। भाई आपका ग्राफ बेस्ड मेथड, ग्राफ बेस्ड मेथड भी आपका सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग, इंपॉर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर मेथड, जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है वो आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें क्यू लर्निंग, इंपॉर्टेंट है। क्यू लर्निंग आपका किस प्रकार का एल्गोरिदम है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्यू लर्निंग आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सारसा, सारसा आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग है, याद रखेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? कोई भी चीज हम लोग पहले गलत करते हैं फिर सीखते हैं ना, तो गलती करके सीखना वो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल हम किस जगह करते हैं? तो आपका गेम प्लेइंग में आपका रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है, रोबोटिक्स में रेनफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? क्या पर होगा पहला, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर, ध्यान देना यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? यांत्रिक कैलकुलेटर की बात कर रहा है, उसको क्या कहा जाता था? इंग्लिश में अगर देखें, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड, पहले मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था उसको क्या कहा जाता था? इसको पास्कलाइन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये अगेन ध्यान देना, यांत्रिक कैलकुलेटर की बात कर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल पहला कैलकुलेटर जो आपका अवेकस था, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बट वो यांत्रिक कैलकुलेटर की बात कर रहा है, तो पास्कलाइन पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके निर्माण की अगर हम बात करें, पास्कलाइन कंप्यूटर कब बनाया गया? तो 1642 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ, याद रखेंगे। किनके द्वारा किया गया? तो ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन कैलकुलेटर का निर्माण किया गया, याद रखेंगे। इससे पास्कलाइन कैलकुलेटर में किस चीज़ का इस्तेमाल किया, किस चीज़ का यूज किया? तो इसमें पहिए का इस्तेमाल किया है इन्होंने, गियर का किया और सिलेंडर, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, याद रखेंगे।
ये जो पास्कलाइन कैलकुलेटर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखेंगे। ये घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। इस पास्कलाइन कैलकुलेटर को एडिंग मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पास्कलाइन सिर्फ और सिर्फ जोड़ प्रक्रिया को जोड़ता था, मतलब जोड़ कर सकता था, तो इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम अबेकस की बात करें, तो प्राचीन गणना यंत्र, सबसे पुराना गणना का यंत्र अगर कोई है, अबेकस है। आपने देखा होगा बच्चों के इस तरह से अबेकस होते हैं, जिसमें से प्लास्टिक के कुछ इस तरह से मनके होते हैं, है ना। ये आपका अबेकस होता है, गिनती में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तार और गोलाकार इसमें मनके होते हैं इस तरह से। इसका दूसरा नाम गिन तारा भी है, इंपॉर्टेंट है, इसे हम गिन तारा भी कहते हैं। ये अंकों की गणना है तो इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा याद रखेंगे लेबनिज कंप्यूटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेबनिज कैलकुलेटर की अगर हम बात करें, तो इसका निर्माण 1673 में इसका निर्माण हुआ और गॉटफ्रीड लेबनिज द्वारा किया गया। तो लेबनिज कैलकुलेटर का इस्तेमाल गॉटफ्रीड लेबनिज द्वारा किया गया। ये सक्षम है, इसमें आप इस कैलकुलेटर में आप गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं और घटाना भी। जबकि पास्कलाइन में आप एडिंग मशीन है ये आपकी, यानी कि या तो आपको जोड़ और घटाना कर सकते हैं आप पास्कलाइन में, ठीक है। एडिंग मशीन का संशोधित रूप है, ये जो पास्कलाइन कैलकुलेटर है उसका संशोधित रूप ही आपका लेबनिज कैलकुलेटर है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन के बारे में पूछा जाता है। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इन दोनों की खोज किसने की, ये पूछा जाए तो ये चार्ल्स बेबेज द्वारा खोज की गई, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की खोज की। तो डिफरेंस इंजन की खोज ईयर भी पूछी जाती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1882 ईस्वी में डिफरेंस इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई, इस बात को याद रखेंगे। इस मशीन में गियर और शिफ्ट लगे थे, ठीक। ये जो डिफरेंस इंजन है इसमें गियर लगा था और शिफ्ट लगे हुए थे। ये भाप से चलती थी, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस इंजन भाप से चलने वाला एक इंजन था, एक मशीन थी, याद रखेंगे। भाई हम एनालिटिकल इंजन की बात करें, तो डिफरेंस इंजन का विकसित रूप, डिफरेंस इंजन को और ज़्यादा डेवलप किया और ज़्यादा संशोधित किया चार्ल्स बेबेज ने, तो ये आपका डिफरेंस इंजन का विकसित रूप है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें या निर्माण की बात करें, स्थापना नहीं बोलेंगे, निर्माण बोलेंगे। 1834 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की का निर्माण हुआ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जबकि डिफरेंस इंजन 1822 और एनालिटिकल इंजन 1834 चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। ये चारों अंकगणितीय ऑपरेशन के साथ साथ तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकता है। ये गुणा, भाग, घटाना और जोड़, ये तो चाप कर सकता है, प्लस ये तुलना भी कर सकता है, कौन सा ग्रेटर देन, लेस देन, क्या बड़ा छोटा, इसको भी कर सकता है एनालिटिकल इंजन, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलकर क्या हुआ, ये एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उनका बेस आधार बना आपका एनालिटिकल इंजन। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये भी रीजन पता चला कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। बाकी चार्ल्स बेबेज के बारे में जाने, तो चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ। स्थापना वो कहाँ पर हुआ, लंदन में इनका जन्म हुआ। और 18 अक्टूबर 1879 को इनकी डेथ हो गई, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो कौन सा फंक्शन है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं किए जा सकते, उनको हटा देता है। कौन हटा देता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लीन, क्लीन नाम का फंक्शन गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें, तो एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है, याद रखेंगे। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इसको याद रखेंगे। एमएस एक्सेल में डेटा जो होता है वो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में डेटा किस फॉर्म में होता है। रो और कॉलम में एमएस एक्सेल में डेटा होता है, ठीक है। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सेल कहते हैं, ठीक है। रो एंड कॉलम में व्यवस्थित रूप
अब ये जो रो एंड कॉलम में व्यवस्थित होता है डेटा, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। जब आप एमएस एक्सेल खोलते हैं तो सामने आपको एक शीट मिलती है जिसमें हम लोग काम करते हैं, उसको वर्कशीट बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। क्लियर है। बाकी एमएस एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं ये याद रखेंगे, 16,384 कॉलम होते हैं। ए बी सी डी इस तरह से कॉलम होते हैं और अंतिम कॉलम एक्स एफ डी होता है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या है आपका एक्स एफ डी अंतिम कॉलम होता है। ये जो कॉलम होते हैं इन कॉलम को लेवल कहा जाता है। क्लियर है। इन कॉलम को क्या कहा जाता है, लेवल कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम एमएस एक्सेल में रो की बात करें तो आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,48,576, 10,48,576 रो होते हैं, याद रखेंगे। कुल सेल की बात करें तो ये संख्या कुल सेलों की है, ठीक है। अगर हम एमएस एक्सेल खोलते हैं तो पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से ही जो उसमें कोडिंग सिस्टम को बना के रखा गया है, उस एमएस एक्सेल की विंडो में कितनी स्प्रेडशीट खुलती हैं। तो आपने अगर देखा होगा एमएस एक्सेल में नीचे जो इस तरह से होती हैं, 3 सीटें होती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीटें बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर शो करती हैं। बाकी आप जोड़ना चाहते हैं तो और भी आगे जोड़ सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें शो करती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। बाकी एमएस एक्सेल अलग से पढ़ेंगे। अभी जैसे-जैसे प्रैक्टिस सेट करेंगे धीरे-धीरे जानते चले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, बाकी एमएस एक्सेल में अगर हम बात करें, एमएस एक्सेल में प्रिंट एरिया की बात करें तो एमएस एक्सेल के प्रिंट एरिया में 2 ऑप्शन होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेल में प्रिंट एरिया में 2 ऑप्शन होते हैं। एक आपका होता है सेट प्रिंट एरिया, दूसरा होता है आपका क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया या क्लीन प्रिंट एरिया हमने देख चुके हैं। सेट प्रिंट एरिया क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, वर्क बुक में चयनित की गई सेल कॉमा रेंज को प्रिंट एरिया के रूप में व्यक्त करने के लिए सेट प्रिंट एरिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। बाकी एक टर्म याद रखेंगे, ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड, एमएस एक्सेल में ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। ऑफिस क्लिपबोर्ड एक प्रतिलिपि बनाए गए प्रत्येक ऑब्जेक्ट, चाहे वो सेल और या सेल रेंज को टास्क पेन में देखने के लिए क्लिपबोर्ड ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑफिस क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। बाकी एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कुछ लुकअप होते हैं। लुकअप है क्या, लुकअप फार्मूला होते हैं। एक्सेल के फार्मूले भी जानेंगे हम, उसके क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल में जो लुकअप फार्मूला होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपको होता है बी लुकअप, दूसरा होता है एच लुकअप और तीसरा होता है एक्सेल एक्स लुकअप। बी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब हॉरिजेंटल लुकअप और एक्सेल जो होता है वो इन दोनों का मिक्स रूप होता है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या अंतर है ये हम नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, इसके वीडियो बनाएंगे। अगले सेट में ये प्रश्न पूछा गया, लुकअप क्या होते हैं और ये इनमें क्या अंतर है। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या है कि आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायरलेस संचार के लिए पूछा है किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन करना हो, वायरलेस संचार करना, तो कई सारे उपकरण हैं, बट जो ऑप्शन में थे उसमें 3 जो दिए थे वो वायरलेस वायर वाले थे, वायर्ड थे। बाकी ब्लूटूथ आप जानते हैं एक आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। ब्लूटूथ से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है। आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी याद रखेंगे। अगर हम संचार के माध्यम की बात करें, हम अपने डेटा को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर करने की बात करें, तो संचार के मेनली 2 माध्यम है। एक आपका वायर्ड या गाइडेड मीडिया कहते हैं, दूसरा आपका वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया। वायर्ड या गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें हमें तार वगैरह की जरूरत पड़ती है। बाकी वायरलेस में आपको तार की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे हम अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। याद रखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, युग्म तार, आपका क्या एक आपका वायर्ड या गाइडेड मीडिया है, याद रखेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल आपका वायर्ड या गाइडेड मीडिया है। कोएक्सियल केबल भी आपका वायर्ड या गाइडेड मीडिया है माध्यम में। फाइबर ऑप्टिकल केबल इंपॉर्टेंट है, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी आपका गाइडेड मीडिया है। इथरनेट केबल इंपॉर्टेंट है, इथरनेट केबल का इस्तेमाल हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका गाइडेड मीडिया है, याद रखेंगे। वायर्ड आपका
मीडिया है। यूएसबी, यूएसबी भी जानते हैं आपका क्या है? एक आपका वायर्ड या गाइडेड मीडिया है। तो ये आपके वायर्ड हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जबकि वायरलेस में देखें, माइक्रोवेव आपका वायरलेस या अनगाइडेड मीडिया है। रेडियो वेव भी आपका वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया है। सैटेलाइट वायरलेस है। इंफ्रारेड वायरलेस है। ब्लूटूथ की हम बात करें, वायरलेस है, जो एग्जाम में पूछा गया था। वाईफाई आपका वायरलेस है। आपका लाईफाई, ये सभी आपके वायरलेस मीडिया हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम ब्लूटूथ की बात करें, तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज 100 मीटर तक होती है, इस बात को याद रखेंगे। वहीं ये 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.8 गीगाहर्ट्ज के बीच रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लूटूथ में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक सबसे बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? ये अपाचे हडूप फ्रेमवर्क क्या है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? डेटा को संग्रहित और संसाधित करने में किया जाता है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा को आपको संग्रहित करना हो और उसको संसाधित करना हो, तो आप अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फ्री होता है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अभी एक आपका एक तरीके से फ्रेमवर्क, इसमें मेनली जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क में जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बाकी जावा की अगर हम बात करें, तो जावा लैंग्वेज की खोज किनके द्वारा की गई? जेम्स गॉसलिंग द्वारा। जेम्स गॉसलिंग जावा के फाउंडर हैं, याद रखेंगे। जावा का इस्तेमाल मुख्यतः इंटरनेट पर आधारित एप्लीकेशन पर प्रयोग की जाने वाली एक भाषा है, ठीक है। ऐसे एप्लीकेशन जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, उनमें ज़्यादातर जावा से कोडिंग की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। जावा एक आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी अपाचे हडूप फ्रेमवर्क की बात करें, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक आपका एचडीएफएस और एक आपका मैप रिड्यूस। एचडीएफएस क्या है, ये भी याद रखेंगे। हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एचडीएफसी एचडीएफएस हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम का एक घटक है। किसका? अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का घटक है। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क में जावा भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो प्रश्न पूछा गया था। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हैं जिनमें किस किस भाषा का इस्तेमाल मेनली किया गया है, वो जानेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? बाकी आप याद रखेंगे अपाचे स्पार्क फ्रेमवर्क। अपाचे स्पार्क फ्रेमवर्क में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। इसमें आपका स्काला लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। स्काला स्काला लैंग्वेज में लिखी गई है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? भाई अपाचे फ्लिंक फ्रेमवर्क, इसमें मेनली लैंग्वेज आपका जावा एंड स्काला, ये जावा और स्काला दोनों लैंग्वेज में कोडेड की गई है, याद रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जो क्लाउड बेस्ड हैं, जैसे ना कि हम बात करें स्नोफ्लेक, इंपॉर्टेंट है। स्नोफ्लेक है क्या? एक ये याद रखेंगे, ये क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड है, याद रखेंगे। स्नोफ्लेक आपका, इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्नोफ्लेक्स में एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। भाई बिग क्यूरी भी एक आपका फ्रेमवर्क है, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसमें भी एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट लाइक अपाचे हडूप की तरह है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती। कह रहा है कि जो एआई एप्लीकेशन है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती। तो एआई एप्लीकेशन में पर्ल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पर्ल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता एआई एप्लीकेशन में। तो किन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है एआई एप्लीकेशन में? कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पाइथन आपकी भाषा एआई एप्लीकेशन में यूज होती है। लिस्प आपकी, लिप्स एक आपकी लैंग्वेज है, ये भी आपका एआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है। प्रोलॉग लैंग्वेज का इस्तेमाल एआई एप्लीकेशन में किया जाता है। और जूलिया, ये इंपॉर्टेंट 4 लैंग्वेजेस हैं
और भी कई लैंग्वेजेस हैं जो एआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, याद रखेंगे। बाकी पर्ल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। पर्ल की अगर हम बात करें तो पर्ल का फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है। पर्ल आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, इस बात को याद रखेंगे। इसका इस्तेमाल जो है ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? पर्ल को लैरी वॉल द्वारा किया गया 1987 में, याद रखेंगे। ये रिनाउंड है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? पावर टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए ये फेमस है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर की मेनली 2 लैंग्वेज होती हैं। एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी एक होती है सॉरी आपका लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम ट्रिपल एल कहते हैं, और एक होती है आपका हाई लेवल लैंग्वेज जिसे हम एचएलएल कहते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, और वो भी कौन सी? आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत 2 प्रकार की लैंग्वेज आ जाती हैं। एक आपकी मशीन लैंग्वेज और दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज। दरअसल क्या है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, याद रखेंगे, क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ भी कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोड के आधार पर काम करती है। 0 और 1 को कंप्यूटर समझता है। ये अंकीय होती है, मशीन लैंग्वेज अंकीय होती है, 0 और 1 एक अंक है। अगर आपसे पूछा जाए मशीन लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी की भाषा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मशीन लैंग्वेज आपकी प्रथम पीढ़ी की भाषा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में अंतर इतना है, असेंबली लैंग्वेज में अक्षर और चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको क्या है कि चूंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर तो समझ नहीं पाता है, तो इसके लिए क्या होते हैं, कुछ ट्रांसलेटर होते हैं जो लैंग्वेज को बदलते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए आपको असेंबलर की जरूरत होती है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जिसे हम सोर्स कोड कहें को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट कोड में, कौन? असेंबलर, ठीक है। इस भाषा की शुरुआत 1949 में हुई। असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत कब हुई? 1949 में हुई, याद रखेंगे। ये आपकी सेकेंड जनरेशन की भाषा है, तो पूछा जाता है कि सेकेंड जनरेशन की कौन सी भाषा है? असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन की एक भाषा है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है या नहीं है, तो याद रखेंगे फोर्ट्रॉन आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। बाकी इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्योंकि कंप्यूटर इन भाषाओं को भी नहीं समझता है, कंप्यूटर तो मशीन भाषा को समझता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए 2 प्रकार के ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक आपका होता है कंपाइलर और दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? ये आपके मशीन ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। एक तरीके ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। बट इन दोनों में अंतर क्या है? कंपाइलर जो होता है पूरे डेटा को एक साथ बदल देता है, ये एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को परिवर्तित करता है, इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। बाकी इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आप जानते हैं, वो ईमेल की कौन सी सेवा देता है? तो आउटलुक ईमेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की एक ईमेल सेवा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आउटलुक किसकी है? आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक ईमेल सेवा है। बाकी और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो जीमेल आप जानते हैं क्या है, एक आपकी ईमेल सेवा, ये आपका गूगल की है। याहू आपकी ईमेल सेवा, ये भी आपकी याहू की है। आउटलुक ईमेल सेवा ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है। एओएल क्या है? एओएल आपका एक ईमेल सर्विस है, ये आपकी याहू की है, पेरेंट कंपनी इसकी याहू है। जोहो आपका क्या है? जोहो दोस्तों आपकी ईमेल सेवा है, ये ईमेल सेवाएं याद रखेंगे, जोहो कारपोरेशन की एक सेवा है। भाई mail.com, प्रोटोन मेल आपका क्या है? प्रोटोन एजी की एक है। हसमेल, हसमेल आपका हस कम्युनिकेशन कंपनी की एक ईमेल सेवा, याद रखेंगे।
बाकी अगर हम ईमेल की बात करें, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल की खोज 1971 ईस्वी में की गई और रे टॉमलिंसन द्वारा की गई, याद रखेंगे। ईमेल की अगर हम बात करें, ईमेल को यूजर नेम होता है और डोमेन होता है। यूजर नेम और डोमेन के बीच में हैशटैग का इस्तेमाल होता है। पूछा जाता है कि यूजर नेम और हैशटैग को कौन अलग करता है? यूजर नेम और डोमेन को अलग करता है आपका, ये आपका सॉरी हैशटैग नहीं, एट द रेट, ठीक है, सॉरी, ये आपका एट द रेट है, तो एट द रेट इसको अलग करता है। अगर हम यूजर नेम की बात करें, हर एक व्यक्ति का एक ही यूजर नेम होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यूजर नेम में अधिकतम कितने करेक्टर लिखे जा सकते हैं? तो अधिकतम 64 करेक्टर लिखे जा सकते हैं, याद रखेंगे। ये आपका केस सेंसिटिव होता है, इस बात को याद रखेंगे। भाई डोमेन नेम आपका सर्वर नेम होता है, जो कंपनी सर्विस देती है उसका सर्वर नेम होता है। इसमें 255 अधिकतम कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कुछ निःशुल्क ईमेल याद रखेंगे, www.gmail.com ये आपके निःशुल्क है, www.yahoomail.com आपका निःशुल्क है, www.hotmail.com आपका निःशुल्क है, www.rediffmail.com आपका निःशुल्क है, ये भी पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि ईमेल हमें भेजा जाता है और ईमेल हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इंटरनेट में कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का एक समूह। तो आप इंटरनेट में जो भी काम कर रहे हो, वो किसी न किसी नियम के तहत, कोई ना कोई उसके लिए लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है। तो जब हम ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल भेजने के लिए किस नियम का इस्तेमाल होता है, या यूँ कहें किस प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, इम्पोर्टेंट है। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर हम बोल रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब नियमों का एक समूह। भाई ईमेल प्राप्त करना है तब भी तो कोई नियम होगा, तो उसके लिए पीओपी 3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। एसएमटीपी में कितने कोड होते हैं ये पूछा जाता है। एसएमटीपी एक 25 कोडीय होता है, 25 कोड होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। एसएमटीपी पर 25 कोड होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया था साइबर सुरक्षा हमले के लिए शब्द है। साइबर अटैक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पूछा जा रहा है, जिसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, उसको किस प्रकार का अटैक कहते हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे, बोटनेट अटैक कहा जाता है, बोटनेट अटैक कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और साइबर अटैक हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिशिंग की बात करें, फिशिंग आपका एक साइबर अटैक है। ये किस प्रकार का अटैक है? इसमें क्या होता है, क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजे जाते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो भ्रामक है। आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी चुरानी है, तो आप फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं ईमेल भेजकर। वहीं आपका एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, डेटाबेस की वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना, आपका एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। रैनसमवेयर की बात करें, डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की माँग करना। रैनसमवेयर में आप क्या होता है, आप किसी का डेटा चुरा लेते हैं, फिर आपसे आप उससे ऑनलाइन फिरौती करते हैं कि भैया हमें अपना इतना रुपया दो, फिर हम आपको ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मैन इन द मिडल क्या होता है? ये 2 पक्षों के बीच संचार बाधित करता है, मैन इन द मिडल। इसके बाद याद रखेंगे ये टर्म आपका साइबर बुलिंग क्या होता है। साइबर बुलिंग की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित करना साइबर बुलिंग कहलाता है ना। किसी को ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी को प्रताड़ित करना किसी भी प्रकार से, वो आपका साइबर बुलिंग कहलाता है। एक ये टर्म आपका है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। साइबर ग्रूमिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। दरअसल ये कहना ये चाहता है कि साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम कई सोशल मीडिया के माध्यम से पहले लोग क्या करते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं जो ना समझ होते हैं। उनके साथ एक ऐसा घनिष्ठ संबंध बनाते हैं कि उनको, बच्चों को लगता है कि इनसे अच्छा हमारे लिए तो कोई है ही नहीं। अच्छी अच्छी बातें करना, पहले उनके लिए आइडल बनना, फिर धीरे धीरे उनसे गलत हरकतें कराना। कि आपका
साइबर ग्रूमिंग कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? डब्ल्यू के आविष्कारक पूछे गए थे कि डब्ल्यू की खोज किसने की। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हो कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। आविष्कारक की बात करें तो टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू की खोज की है। डब्ल्यू को W3 भी कहा जाता है। क्लियर है? देखो W3 एक होता है आपका W3C, इसको कंफ्यूज ना करना W3 से। W3 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि W3C का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। सी से आपका कंसोर्टियम है, याद रखेंगे। टिम बर्नर्स ली ने डब्ल्यू की तो खोज की ही, इसके साथ इन्होंने HTML की भी खोज की। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की खोज भी आपके टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई। अब ये डब्ल्यू की खोज कब की गई? 1989 ईस्वी को इसकी खोज की गई, याद रखेंगे। बाकी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर हम लोग जुटाएं तो जानकारियों का भंडार जो लिंक्स के रूप में उपलब्ध होती हैं, इसी के कारण संसार के समस्त कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डब्ल्यू के कारण। ठीक है? हाइपरटेक्स्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है। ये हाइपरटेक्स्ट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका समूह होता है। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के? आपके टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया, वीडियो हो गया, है ना? ये सब क्या है? डब्ल्यू के माध्यम से ही डब्ल्यू के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक है? इसमें किस प्रकार का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर में कोई भी काम होता है, उसमें प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे डब्ल्यू में HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तभी तो आपने देखा होगा HTTP लिखा होता है डब्ल्यू, है ना? HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? ये भी पूछा जाता है। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका डब्ल्यू में इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। ये जो डब्ल्यू आपका है, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, प्रयुक्त होती है, ये भी याद रखेंगे। जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, PHP लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, HTML का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटेंसिबल HTML का भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, ये याद करने वाला सरल है। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हमने ना देखा होगा बहुत सारे ट्वीट करो हैशटैग हैशटैग हैशटैग। तो इस हैशटैग का मतलब क्या है? याद रखेंगे, हैशटैग आपका आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिह्नित करना। ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हैशटैग का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये प्रश्न पूछा जाए तो क्रिस मैसिना ने पहली बार प्रयोग किया था 2007 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो हमारे डिजिटल डेटा होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डिजिलॉकर में हमारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी प्रामाणिकता के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा है। तो याद रखेंगे डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर आपका एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है? तो ये आपका क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा था? ईमेल एड्रेस के भाग, ईमेल के जो एड्रेस होते हैं उसमें आप जानते हैं यूजर नेम होता है और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है? ये प्रश्न पहले भी करा दिया गया। @ द्वारा अलग किया जाता है और इस @ का सर्वप्रथम प्रयोग रे टॉमलिंसन ने किया था। ठीक है? कैसे अलग किया था? ये आपका @ है, इधर आपका यूजर नेम होता है और ये आपका डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम में 255 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, जबकि यूजर नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर संवेदनशील या गोपनीय डेटा, यहाँ पर क्या होगा, डेटा है, तो आप फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डेस की चीज से सुरक्षित कर सकते हैं और इसमें हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं ना। पावर पॉइंट में हम लोग अपने कोई हमारा गोपनीय डेटा है उसमें पासवर्ड भी डाल सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम पावर पॉइंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जान लेते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। .pptx, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। .pptx इसका एक्सटेंशन है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं, पावर पॉइंट में हम काम कहाँ पर करते हैं? स्लाइड में काम किया जाता है ना,
इस तरह से स्लाइड्स होती हैं, है ना? एक स्लाइड होती है, फिर 2 स्लाइड कहीं स्लाइडें हम जोड़ लेते हैं। अगर आपको स्लाइड को जोड़ना हो तो शॉर्टकट की कौन-सी है? न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल एम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हेडर एंड फुटर जोड़ना हो, तो आप किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? पूछा जाता है। तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करके हम हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं, याद रखें। किस टैब पर? इंसर्ट टैब, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन-सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम होती है? आपको जो कंटेंट है उसकी आपको टेबल बनानी हो, तो कौन किसका इस्तेमाल करेंगे? तो स्टाइल्स, ठीक है? स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका टेबल बनाने में सक्षम होता है। क्लियर है? बाकी एमएस वर्ड की अगर हम बात करें, तो एमएस वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, याद रखेंगे। एमएस वर्ड में आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है? ये माना कि कोई पेज है, एमएस वर्ड है और ये आपका कोई टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर दिया। इस टेक्स्ट ये यहाँ पर है। इसको आपको सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के लिए आपको कौन-सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल ई का इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्टेंट है। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कोई डेटा अगर आपका राइट में लिखा है उसे सेंटर में लिखना, लेफ्ट में लिखा है सेंटर में लाना, है ना? तो इस प्रकार का अलाइनमेंट आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर इसके बाद पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। तो एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है? 2 प्रकार की होती है। एक आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है, याद रखेंगे। दूसरा आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। तो एमएस वर्ड में 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है। एक आप कैरेक्टर को फॉर्मेट कर सकते हैं, दूसरा आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट ये है, ये भी याद रखेंगे। एमएस वर्ड को अगर आपको रन कमांड द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? एमएस वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए बिनजिप टाइप करेंगे, ठीक है? बिनजिप का इस्तेमाल करेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का न्यूनतम आकार देखें तो 1 होता है, मैक्सिमम आकार फ़ॉन्ट का 1638 तक होता है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट डॉक्सएक्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आज का ये अंतिम प्रश्न 15वां क्या है? कह रहा है कि एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे-छोटे स्विच होते हैं, ठीक है? सीपीयू में बहुत छोटे-छोटे स्विच होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उन छोटे-छोटे स्विच को ट्रांजिस्टर्स कहते हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बाकी सीपीयू की अगर हम बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म है। सीपीयू को दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। दरअसल क्या है कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ये भी बात याद रखेंगे। सीपीयू के मेनली 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू का मतलब है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट और एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे। मेमोरी यूनिट में सीपीयू में रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्टर एक आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, जो सीपीयू में इस्तेमाल होती है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? रजिस्टर मेमोरी कैश मेमोरी से फास्ट होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। भाई इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लें, बाकी डिटेल में इनके बारे में और पढ़ेंगे। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू का मस्तिष्क सीयू को कहा जाता है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का नाम है कंट्रोल। जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं या डेटा आउटपुट करते हैं, उनके साथ जो भी डिवाइसेस लगी होती हैं, किसका क्या काम है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये कौन करता है? सीयू करता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें एमयू, एमयू का मतलब है मेमोरी यूनिट। इसमें सीपीयू में मेमोरी यूनिट के रूप में आपका रजिस्टर होता है। दरअसल मेमोरी यूनिट की बात करें, ये इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। ये पॉइंट हम मेमोरी में पढ़ेंगे जब प्रश्न अगला आएगा। तो सीपीयू में रजिस्टर नाम की मेमोरी इस्तेमाल की जाती है। ये एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है। कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले रजिस्टर में दर्शाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी रजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, आईआर, एमएआर और एमबीआर। आईआर का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर,
एमएआर का मतलब है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एमबीआर का मतलब है मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु ये याद रखेंगे, प्रत्येक माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम क्लॉक होती हैं। जितने भी सीपीयू होते हैं या माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनमें क्या होती है, क्लॉक लगी होती हैं। ये क्लॉक करती क्या है, जिस गति से प्रोसेसर निर्देशों को क्रियान्वित करता है। कोई भी प्रोसेसर जिस गति से हमारे कमांड्स इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, जितनी तेजी से कार्य कर देता है, उसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम कर रहा है, ये क्लॉक स्पीड द्वारा बताया जाता है और क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। क्लॉक स्पीड ये बताती है कि कोई भी सिस्टम परफॉर्मेंस का निर्धारण करती है, मतलब कोई भी सिस्टम कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये हम क्लॉक स्पीड से ज्ञात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो ये 15 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कंप्यूटर का ये सेट आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये हमारा पहला सेट है, धीरे धीरे और अच्छे बेहतर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और सजेशन दें, ताकि हम और मोटिवेट होकर आपको और अच्छा सा पढ़ा सकें। हालांकि हम कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं है, बट इतना तो पढ़ा सकते हैं। मेहनत करके आपको अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, समझा अच्छा सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।